सुबह का समय, रसोई में कविता अकेली काम कर रही है। कविता जरा जल्दी हाथ चलाओ क्योंकि रिश्तेदार आने वाले हैं और अभी तक नाश्ते की तैयारी भी पूरी नहीं हुई। तुम्हें पता है ना तुम्हारी भाभी को सुबह सुबह इतना काम करने की आदत नहीं है, इसलिए तुम ही संभाल लो। माँ मैं सुबह से काम ही तो कर रही हूँ। पहले आटा गूथा, फिर चाय बनाई, फिर ऊपर का कमरा साफ किया, अब नाश्ता बना रही हूँ। अरे तो कौन सा एहसान कर रही हो, लड़की हो, ये सब काम तो करने ही पड़ेंगे। और वैसे भी तुम्हें कौन सा बाहर नौकरी पर जाना होता है। कमला ठीक ही तो कह रही है, जब लड़की मायके आती है तो घर के काम में हाथ बटाई दिया करती है। हाँ पापा, हाथ बटाना और पूरा घर अकेले संभालना शायद अलग चीज होती है। देखा आपने, अब ये हमें ही जवाब देने लगी है। आजकल की लड़कियों को थोड़ा काम क्या बोल दो, इन्हें लगता है बहुत बड़ा जुल्म हो गया। अरे मायके सिर्फ आराम करने थोड़ी ना आते हैं। आराम वो तो शायद मेरे नसीब में ही नहीं है। कुछ लोग घर में होते जरूर है, लेकिन उनकी मौजूदगी कभी महसूस नहीं की जाती। ना उनके आने से फर्क पड़ता है, ना उनके जाने से। वो बस रिश्तों के बीच मौजूद एक जिम्मेदारी बनकर रह जाते हैं। कविता भी ऐसी ही लड़की थी। न मायके में उसकी कोई खास अहमियत थी, ना ससुराल में। मायके में हमेशा कहा जाता, लड़कियां तो पराया धन होती है, और ससुराल में बहुएं जितना चुप रहे उतना अच्छा। मतलब साफ था, कविता हर जगह थी लेकिन कहीं भी नहीं थी। अरे कविता आई हुई है क्या ससुराल से? हाँ आई तो है, लेकिन बस 2 दिन के लिए। वैसे भी लड़की का असली घर तो ससुराल ही होता है। मायके में जितना कम आए उतना ही सही है। और ससुराल में सब कुछ कैसा है इसका? अरे बस ठीक है, कौन सी रानी बनकर रह रही है वहाँ। साधारण घर है, जैसे बाकी बहुएं रहती है वैसे रहती है। हमारी कविता का हिसाब से उसका ससुराल ठीक है, बस यही समझ लो। माँ की बातों में मजाक कम सच्चाई ज्यादा थी, क्योंकि सच में कविता कहीं भी खास नहीं थी। न मायके में उसे कुछ खास पूछा जाता था, ना ही ससुराल में। कविता अभी तक चाय नहीं बनी क्या? मुझे दवाएं खानी है, और तुम्हें पता है ना संगीता को सुबह उठने में तकलीफ होती है। नौकरी भी तो करती है वो। अरे तो वक्त से खुद ही बना लेना चाहिए। बस मम्मी जी अभी बना देती हूँ, मैं पानी भर रही थी मटकों में। और हाँ कविता, मेरे बच्चों का टिफिन भी तैयार कर देना, क्योंकि आज मुझे ऑफिस का बड़ा ही इम्पोर्टेंट काम है। भाभी मेरे कपड़े भी प्रेस नहीं हुए अभी तक, आपको कल ही तो कहा था। और मेरा चश्मा साफ कर देना, मुझे अखबार पढ़ना है। कविता फटाफट हाथ चलाओ, अभी तक घर का कोई काम नहीं हुआ। जी जी। कुछ लोग घर में बहू नहीं सुविधा बन जाते हैं। कविता भी उसी कैटेगरी में आ चुकी थी। उसे कोई बुरा नहीं कहता था, लेकिन कोई खास समझता भी नहीं था। वो सबके लिए काम करने का बस एक साधन सी बन गई थी। रात का समय, कविता और दीपक का कमरा। दीपक, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं इस घर में बस काम करने के लिए हूँ? क्योंकि सुबह आंख खुलने से लेकर रात सोने तक हर किसी को मुझसे कुछ न कुछ चाहिए होता है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए। अरे तुम बेकार में ज्यादा सोचती हो कविता, क्योंकि हर घर में बहुओं पर जिम्मेदारियां होती है। और वैसे भी मम्मी पापा तुम्हें कुछ गलत तो नहीं कहते। हर चोट आवाज करके नहीं लगती दीपक। कुछ चीजें धीरे धीरे इंसान को अंदर से खाली करती रहती है, और शायद मैं अब वो महसूस करने लगी हूँ। तुम्हें हर बात दिल पर लेने की आदत है, ज्यादा सोचो मत। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब अपना ही पति आपकी बातों को सोचना ज्यादा कहकर टाल दे। कविता के लिए अपनों का मतलब बदल सा गया था। अब वो बस उनके लिए थी, लेकिन उनके साथ नहीं थी। लेकिन वो अपने नाना जी नानी जी के बहुत करीब थी, जो उसके ससुराल से कुछ ही दूरी पर रहते थे। बीमारी अक्सर रिश्तों की असली परत खोल देती है। सबको दुख तो होता है, लेकिन समय किसी के पास नहीं होता। नाना जी, दवाई का समय हो गया है, पहले ये खा लीजिए, फिर मैं आपके पैर दबा दूंगी, क्योंकि रात में आपको फिर दर्द होने लगता है ना। बाकी सब अपने अपने काम में व्यस्त है, लेकिन तू हर बार सबसे पहले आ जाती है। क्योंकि आपने बचपन से कभी मुझे पराया महसूस ही नहीं होने दिया नाना जी। जब सबको बेटा ज्यादा प्यारा लगता था, तब आप ही कहते थे, मेरी कविता किसी बेटे से कम नहीं है। और मैं आज भी वही कहता हूँ। कभी कभी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक इंसान काफी होता है, जो आपको सच में अपना महसूस करवा दे। कविता के लिए वो इंसान उसके नाना जी थे। कविता नाना जी के पास आकर ढेर सारी बातें करती, उन्हें दवाई देती, समय पर खाना खिलाती, डॉक्टर के पास लेकर जाती। इन चीजों से उसके भी मन को एक अलग सा सुकून मिलता था। कविता, एक बात पूछूं, तू कभी थकती नहीं क्या?
क्योंकि सुबह से रात तक सबके लिए भागती रहती है। मैंने कभी तेरे चेहरे पर शिकायत नहीं देखी। थकती हूँ ना नाना जी, बहुत थकती हूँ, लेकिन अब आदत हो गई है। क्योंकि इंसान जब हर जगह खुद को एक्स्ट्रा महसूस करने लगे ना, तब वो शिकायत करना भी छोड़ देता है। तुझे कभी किसी ने समझा नहीं मेरी प्यारी बेटी। शायद मेरी किस्मत में जरूरी होना लिखा ही नहीं था, लेकिन आपके लिए मैं खास हूँ। मेरे लिए वही काफी है। उस रात जगदीश प्रसाद बहुत देर तक जागते रहे और शायद पहली बार उन्होंने महसूस किया जिस लड़की को सबने सामान्य समझा, असल में वही सबसे खास थी। लेकिन हीरे की परख केवल जौहरी को होती है, बाकी सब तो उसे कांच ही समझते रहते हैं। अगली सुबह जगदीश प्रसाद किसी वकील को बुलाते हैं। उस दिन घर में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सबको लगा शायद किसी पुराने कागज का काम होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था, एक फैसला होने जा रहा था जो बहुत जल्दी सबकी नजरें बदल देगा। कविता, तू फिर आ गई? तेरे ससुराल वाले तुझे सुनाते होंगे कि तू हर रोज यहाँ आ जाती है। उनका सारा काम खत्म करके आती हूँ मैं नाना जी। उसके अलावा वैसे भी मेरी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती वहाँ। चलिए सब छोड़ तू। बेटा जरा खिड़की खोल दे, क्योंकि कमरे में घुटन सी हो रही है। और हाँ, वो पुराना एल्बम भी निकाल दे। आज पता नहीं क्यों पुराने दिन बहुत याद आ रहे हैं। अभी निकाल देती हूँ नाना जी, लेकिन पहले दवाई खा लीजिए, क्योंकि कल भी आपने बहाना बना के टाल दिया था और बाद में पूरी रात दर्द की वजह से सो नहीं पाया। ना बिल्कुल अपनी नानी पर गई है। वही डांट, वही चिंता। मैं तो नानी के आगे कुछ भी नहीं हूँ नाना जी। आदमी जब बूढ़ा होता है ना, तब उसे समझ में आने लगता है कि जिंदगी भर किसने रिश्ते निभाए और किसने सिर्फ मतलब निभाया। कविता चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि वो जानती थी ये दर्द सिर्फ बीमारी का नहीं है, ये उस अकेलेपन का दर्द है जो उम्र के आखिरी पड़ाव में सबसे ज्यादा चुभता है। डॉक्टर को इतना बार बार बुलाने की क्या जरूरत है? उम्र हो गई है तो थोड़ी बहुत परेशानी तो रहेगी। और ऊपर से दवाइयों का खर्चा अलग बढ़ता जा रहा है। पिछले महीने कितना पैसा लग गया? सच कहूं तो अब पूरा घर अस्पताल जैसा लगने लगा है। हर समय दवाई, हर समय देखभाल, इंसान खुद भी थक जाता है। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी इनके नाम कर दी, आज उनकी बीमारी उन्हें बोझ लग रही है। कैसे रिश्ता है ये? रिश्तों की सबसे कड़वी सच्चाई ये है कि जब तक इंसान मजबूत रहता है, सब उसके आसपास रहता है, लेकिन जैसे वो किसी पर निर्भर होने लगे, लोग धीरे धीरे उसे बोझ की तरह देखने लगते हैं। रात में दीपक और निर्मला देवी ससुराल में बातें कर रहे थे। तुम्हारी पत्नी को शायद नाना जी से कुछ ज्यादा ही लगाव है। उसे घर की कोई चिंता ही नहीं है, यहाँ कितने काम पड़े, लेकिन उसे तो बस अपने नाना जी के पास बैठना है। मम्मी, वो नाना जी की तबीयत सच में बहुत खराब है, इसलिए जाती रहती है। तो क्या बाकी लोग नहीं है वहाँ? सब कुछ उसी को ही करना है क्या? शादी के बाद लड़की का पहला फर्ज ससुराल होता है, लेकिन आजकल की लड़कियों को कौन समझाए? अरे रहने भी दो निर्मला, बूढ़े आदमी की सेवा कर रही है तो गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, लेकिन अपना घर भी तो कोई चीज होती है कि नहीं? देखो कविता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम वहां जाओ, लेकिन कल यहाँ प्रेस के कपड़े रह गए थे तो मुझे करने पड़े। ये सब नहीं होना चाहिए। जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। कविता जहां भी थी उसे हमेशा ये एहसास दिलाया जाता था कि वो कहीं ना कहीं कम पड़ रही है। मायके में रहे तो ससुराल संभालो, ससुराल में रहे तो मायके वालों की तरह मत रहो। मतलब साफ था, उसे कहीं भी पूरी जगह नहीं मिली थी। कुछ दिनों बाद रात में नाना जी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। कविता से रहा नहीं जाता और वो उनके पास चली जाती है। पूरी रात वो उनके सिरहाने बैठी रही और वहीं उसने उस शख्स को भी खो दिया जिनके लिए वो सबसे खास थी। सुबह हॉल में सब लोग थे, वकील भी मौजूद थे। वकील साहब, आप अचानक किस लिए आए? जी, जगदीश जी ने कुछ जरूरी कागज तैयार करवाए थे। कौन से कागज? जगदीश जी अपने हिस्से की जमीन, पुराना मकान और कुछ फिक्स डिपॉजिट्स अपनी नातिन कविता के नाम पर कर गया। क्या? कविता के नाम? लेकिन पिताजी ने हमारे नाम कुछ नहीं किया। लोग क्या कहेंगे कि अपने बेटा बेटी को छोड़कर सब कुछ नातिन को दे दिया? जी, उनकी आखिरी इच्छा यही थी। ये रही फाइल और ये रहे कागज। कविता जी, आप ये ले लीजिए। लेकिन ये सब मैं कैसे ले सकती हूँ? अब इन सब की असली वारिस आप ही हैं। पहली बार कविता के लिए लोगों की आवाज बदल गई थी, लेकिन ये बदलाव प्यार का नहीं था। बदलाव था जायदाद का, पावर का, जिसके चलते किसी को ना दिखने वाली कविता अब सबकी नजरों में आ गई थी। कुछ खबरें घर का माहौल बदल देती है और कुछ खबरें
रिश्तों के चेहरे। जगदीश प्रसाद के फैसले के बाद अब कविता वो लड़की नहीं रही थी जो कल तक घर के कोने में चुपचाप काम करती थी। अब अचानक सबको उसकी याद आने लगी थी। अगली सुबह मायके में। कविता बेटा, तू सुबह से काम क्यों कर रही है? जा थोड़ी देर आराम कर ले। अरे तू बेटा यहाँ मेहमान बनकर आई है, काम करने के लिए नहीं। हाँ बेटा, और सुन, तेरे लिए मैंने तेरी पसंद की मिठाई भी मंगवाई है, क्योंकि बचपन से तुझे काजू कतली बहुत पसंद थी ना। पापा, आपको याद है मुझे क्या पसंद है? अरे कैसी बात कर रही है, बाप तेरा सब याद रहता है। कविता बस उन्हें देख रही थी। उसे याद था उसी घर में उसकी पसंद कभी पूछी नहीं जाती थी। कभी जो बच जाता वही उसकी प्लेट में रखा जाता। आज अचानक उसकी पसंद सबको याद आने लगी थी। अरे कविता बेटा, तू हाथ मत लगा, मैं और तेरी भाभी सब संभाल लेंगे। आखिर तू इतनी बड़ी जिम्मेदारियों वाली लड़की हो गई है। मां, जिम्मेदारियां तो पहले भी थी, तब तो आपने नहीं कहा बैठ जा। अरे तब हालात अलग थे, बैठ जा ना तू। तब मैं अलग थी शायद। कविता को अब हर मीठी आवाज में मतलब सुनाई देने लगा था, क्योंकि व्यवहार अचानक नहीं बदलते हैं, उनके पीछे वजह होती है। और कविता को असली वजह पता थी, लेकिन अभी तक उसने किसी को कुछ कहा नहीं था। वो देखना चाहती थी कि जब कोई आपको महत्व देता है तो असल में कैसा लगता है, क्योंकि आज तक उसने ये चीज अपनी जिंदगी में कभी महसूस ही नहीं की थी। अरे कविता आ गई? मोहित, जरा बहू का सामान ऊपर रखवा दे। अरे इतना वजन उठाना उसकी आदत नहीं है, बहुत कुछ होगा ना इसमें तो। हाँ भाभी दीजिए। हाँ, मुझे बाहर तक बुला लेते, मैं आपको लेने आ जाता। अरे बहू तो थक गई होगी, पहले बैठ जा, चाय पी ले, फिर आराम से बातें करेंगे। और आगे कैसे करना है, सब कुछ क्या करना है, सब मिलकर बात करते हैं। हाँ कविता, मैंने तेरे लिए अपना एसी वाला कमरा खाली कर दिया है, क्योंकि गर्मी बहुत है ना। अब फैसले लेने के लिए दिमाग तो ठंडा रहना ही चाहिए। अब मैं तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफी लेकर आती हूँ, रुको। हाँ, और वो काजू बादाम थे ना, जरा वो भी ले आना। बहुत थक गई होगी कविता बिटिया, इतने दिनों से नाना जी की सेवा कर रही थी, लेकिन देखो सेवा का फल कितना मीठा होता है। यही घर था जहां कविता रोज सबसे पहले उठती थी, सबसे आखिर में सोती थी, और तब किसी को उसकी थकान नहीं दिखाई देती थी। और आज उसके सोने, खाने, पीने की सबको फिक्र होने लगी थी। रात में, कविता, मुझे सच में बहुत खुशी है कि नाना जी ने तुम पर इतना भरोसा किया, क्योंकि तुम ना ये सब डिजर्व करती हो। सच में? हाँ, और नहीं तो क्या, मैं तुम्हें नहीं समझता क्या? तो फिर जब मैं रात रात भर रोती थी, तब तुम्हें कभी नहीं लगा कि मैं थोड़ा सा प्यार डिजर्व करती हूँ? जब इस घर में मुझे सिर्फ जिम्मेदारियों की तरह देखा जाता था, तब तो तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन आज अचानक तुम्हें मेरी वैल्यू समझ में आने लगी। अरे तुम गलत समझ रही हो कविता। नहीं दीपक, आज पहली बार सही समझ रही हूँ। इंसान को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब उसे एहसास हो कि उसका महत्व उसकी वजह से नहीं, उसकी कीमत की वजह से है। अब ससुराल में कविता से पूछा जाता, बहू क्या खाना है? मायके में पूछा जाता, अरे बेटा तू थक तो नहीं गई? पहले जो लोग उसे बीच में टोक देते थे, अब उसके हर बात ध्यान से सुनने लगे थे। लेकिन कविता अब बदल चुकी थी। अब वो पहले जैसी नहीं थी जो जल्दी से पिघल जाती थी, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि ये अचानक मिला सम्मान उसके लिए नहीं है। एक दिन दोनों परिवार साथ में बैठे थे, तब, कविता बेटा, मैंने सोचा है तुम अब बड़ों से सलाह मशवरा कर लो कि तुम्हें इन सब पैसों को कैसे मैनेज करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आखिर बेटी जैसी है हमारी बहू, वो जो करेगी सोच समझ कर ही करेगी। हाँ बहू है आपकी, लेकिन हमारे तो जिगर का टुकड़ा है, उसे पता है किसे कितना मान देना है। एक बात पूछो आप सबसे, अगर नाना जी वो जमीन मेरे नाम ना करते, तब भी क्या मैं इतनी ही अच्छी लगती आप सबको? अरे ये कैसी बात कर रही है कविता तू? सच वाली बात है माँ, क्योंकि झूठ तो मैं बहुत सालों से सुनती आ रही हूँ। अरे बहू, हम लोग तो तुझे हमेशा अपना ही मानते थे। अपना? किस बात में अपना मानते थे मम्मी जी? जब पूरा घर सोता था तब मैं रसोई में खड़ी रहती थी, तब मैं अपनी नहीं थी। जब बुखार में भी मैंने सबके टिफिन बनाए थे, तब मैं अपनी नहीं थी। जब मुझे सिर्फ काम के समय याद किया जाता था, तब मैं अपनी नहीं थी। आप सबको पता है सबसे दुख की बात क्या है? मुझे कभी इस बात का दुख नहीं हुआ कि मेरे पास पैसा नहीं था। दुख इस बात का था कि मेरे पास लोग होते हुए भी कोई मेरा नहीं था। कविता, ये तुम? नहीं दीपक, आज मुझे बोलने दो।
आज तक ना मुझे मायके से प्यार मिला ना ससुराल से। हाँ, जिम्मेदारियां बहुत मिली, काम बहुत मिला, समझौते बहुत मिले, लेकिन प्यार नहीं मिला। और आज वो अचानक से बदल गया ना, तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ इंसान की वैल्यू नहीं होती, पैसों की वैल्यू होती है। आज आप लोग मुझे नहीं, मेरे नाम हुई जमीन को प्यार दे रहे हो। उस पल किसी के पास जवाब नहीं था, क्योंकि सच बहुत सीधा था और सीधी बातें सबसे ज्यादा चुभती है। उस दिन पहली बार दोनों घरों में एहसास हुआ, उन्होंने एक अच्छी लड़की को कभी उसकी अच्छाई की वजह से महत्व नहीं दिया। उसे महत्व मिला सिर्फ तब जब उसके पास पैसा आ गया। शायद यही रिश्ते होते हैं, जब तक आपकी वलूर बढ़ नहीं जाती तब तक शायद आपके अपने भी आपको कुछ खास नहीं समझते हैं। नाना जी, मैं हमेशा से चाहती थी मैं सबके लिए खास बनूं, कोई मेरे लिए भी फिक्र करे, कोई मेरी बात को भी इम्पोर्टेंट माने। और आज जब हर कोई मुझे इम्पोर्टेंस दे रहा है, तब जाकर समझ में आया है कि मेरी अच्छाई, मेरे स्वभाव, मेरी सादगी को कभी किसी ने पसंद ही नहीं किया। उन्होंने इज्जत प्यार दिया तो उस लड़की को जिसके पास काफी प्रॉपर्टी आ चुकी थी। इसलिए अब मुझे किसी से किसी भी चीज की उम्मीद नहीं है, ना प्यार की ना ही इज्जत की। जिंदगी में कभी कभी एक इंसान ही काफी होता है जो आपको बिना किसी मतलब के अपना मान ले। कविता के लिए वो इंसान उसके नाना जी थे। बाकी रिश्ते बस हालात के साथ बदलते रहे, जिनसे अब कविता को कोई उम्मीद नहीं थी।